हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया है और आपकी प्रिपरेशन की जो सोच है, जो समझ है, वो और ज्यादा आगे की ओर अब जा रही होगी। ये बात मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो आपकी भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख के ही आज की इस क्लास को तैयार किया गया है। आज की इस बातचीत को हिस्सा बनाया गया है आपके जीवन में। क्या क्या बातचीत आज होने वाली है, आज हम लोग चर्चा करेंगे मेरे ऐसे बैंक मित्र जो 2024 का 2024 का जीआईबी एग्जामिनेशन देने वाले हैं। सफिशिएंट समय हमारे पास है। उनके पास बस समस्या ये है कि कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए ताकि इस एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक गो में हम लोग कंप्लीट कर लें, इसको एक बार में ही हम लोग क्लियर कर लें, इसको एक बार में क्रैक कर लिया जाए। आज मेरी जो आपसे बातचीत होगी, आज जो चर्चा का हिस्सा बनेगा वो यही मुद्दा होगा कि 2024 जो आपका मई जून में जेआईबी का एग्जामिनेशन होना है उसमें क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग्स होनी चाहिए, क्या हमारी योजना होनी चाहिए ताकि एक बार में इस पूरे एग्जामिनेशन को क्रैक भी कर लें और अच्छे मार्क्स भी आए। क्लियर है? तो ये दोनों बातें हम लोग देखेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या योजनाएं होनी चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है आपके हक में कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पर्याप्त समय आपके पास, इत्मीनान से भी आप तैयारी करेंगे, जो अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर नॉलेज के पार्ट पर भी देखें तो आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज इंहांस भी होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के बेहद करीब आने पर जब हम एक दो महीने पहले या 20 दिन पहले, एक महीने पहले जब प्रिपरेशन अपनी शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन कई बार हम क्लियर तो कर लेते हैं, पेपर तो हमारा क्लियर हो जाता है और काफी हद तक हमारा मोटिव भी यही होता है, वो तो अचीव हो जाता है, लेकिन नॉलेज के पार्ट पर हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं जो है ऑब्टेन कर पाते हैं। लेकिन कोशिश हमारी दोनों ही हिस्सों पर होनी चाहिए, पेपर भी क्लियर हो और हमें जानकारी भी मिले, क्योंकि आईएबीएफ के इस एग्जामिनेशन कराने के पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमारे बैंकर के पास इकोनॉमी का, फाइनेंस का, बैंकिंग सिस्टम का बढ़िया और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोनों ही हिस्से पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत का जो मुद्दा होगा, जो हिस्सा होगा मेरे साथ, जो चर्चा में आपके साथ आप जो सुनेंगे जिसे, वो ये है कि कैसे हम अपने 2024 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। 2024 का जो मई जून में हमारा एग्जामिनेशन जीआईबी का होने वाला है उसे एक बार में हम कैसे क्रैक करें। क्लियर है? तो आइए इस पे पूरी बातचीत करते हैं। पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, हर एक मुद्दे पर हम लोगों की बातचीत होगी, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्या हमारे स्टडी प्लान होना चाहिए, कब हमें किन चीजों को खत्म करना है, क्या हमारे पास सब्जेक्ट आने वाले हैं। ये क्लास उनके लिए सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है जिन्होंने अभी बैंक ज्वाइन किया है या जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन ये दिया नहीं है या जिनको अभी सिलेबस वगैरह भी नहीं पता है। तो मेरी दोनों से बातचीत होगी। जिन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया है, किसी वजह से पेपर नहीं निकल पाया, समय नहीं मिल पाया पढ़ाई की का, या कोई और वजह रही होगी, क्योंकि बैंकर्स के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो समय का ही है ना। बैंक पे काम करने के बाद फिर घर आके पढ़ाई करना ये मुश्किल काम तो है। तो ये भी एक समस्या है आपके सामने। तो किसी वजह से अगर उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया इस बार का, या जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है, वो टारगेट कर रहे हैं 2024 का एग्जामिनेशन, उनके लिए पूरी बातचीत होने वाली है। कौन कौन से पेपर होने वाले हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने मॉड्यूल होते हैं, किससे कहां पर क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स अभी की रही है, अभी के हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन की, उस पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए, आप में से ये बात सबको पता है कि 2023 में आईएबीएफ ने अपने सिलेबस और पैटर्न में चेंज किया और बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। तो मेरी जो आज आपके साथ चर्चा है वो जो अब सिलेबस चेंज हुआ है, जो परिवर्तन आया है सिलेबस में, जो एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज आया है, उसको मद्देनजर रख के बात होगी, यानी सारे अपडेशन इसमें शामिल किए जा रहे हैं। क्लियर है? तो पूरी बातचीत होने वाली, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। पूरी स्ट्रेटजी पर मैं आपसे बातचीत करूंगा कि आपके मई जून का एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आपको जेआईबी में जो एग्जामिनेशन में पेपर मिलने वाले हैं वो कुल 4 पेपर मिलेंगे और उसको इसी क्रम में रखा गया। आपका जो पहला एग्जामिनेशन का पेपर होगा वो आईएनआईएफएस का होगा, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। 70+ मार्क्स भी कैंडिडेट लेके आए हैं और बहुत इत्मीनान से लेके आए हैं। क्लियर है? तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पीपीबी जिसको आप बोलते हो, एएफएम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड द लास्ट पेपर होगा आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 पेपर आपको मिलने वाले हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। 2023 में आईएबीएफ ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न और अपने सिलेबस दोनों में चेंज किया है। क्लियर है? अब इन 4 पेपर में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, सारे पेपर्स के सिलेबस क्या है, हमारी स्ट्रेटजी कैसे होगी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, वो सारी बातचीत मैं आपसे करने वाला हूं। पहले तो आपको यह समझना है कि इस बार भी जो एग्जामिनेशन जीआईबी का हुआ है और अभी जो होगा, देखिए अब कम से कम इसके सिलेबस और पैटर्न में कोई चेंज आने वाले 2-3-4 साल तक नहीं होना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसी वर्ष में इसमें परिवर्तन किया गया है। तो जो कुछ भी अब आप पढ़ें वो आने वाले समय में आपके लिए साथ बना रहेगा, जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तन होने की संभावना कम से कम 2-3 साल तो अभी नहीं है, ये पूरी उम्मीद है। अब इन 4 पेपर्स को आपको देना है, इसी क्रम में पेपर्स रखे गए हैं। हर एक पेपर में आपको कुल 4 मॉड्यूल मिलने वाले हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि चूंकि सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए अगर आप में से कोई मेरा मित्र ऐसा सोचा कि बहुत आसान सा पेपर होगा या बहुत कठिन पेपर होगा, तो दोनों ही बातें नहीं है। क्लियर है? ना तो पेपर बहुत आसान होने वाला है और ना ही पेपर बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि इस बार अभी नवंबर में जो भी पेपर्स हुए हैं उनमें सब इजी टू मॉडरेट पेपर है, कोई बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत इजी एग्जामिनेशन भी ले रहे हैं। मेरे इस बात के कहने के पीछे का मतलब ये है कि आपको समय रहते ही प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी है। अब अगर हम आज से लें और मई जून वाला एग्जामिनेशन अगर हम टारगेट करते हैं 2024 के लिए, तो हमारे पास मोटे मोटे तौर पर लगभग 6 से 7 महीने का पूरा पूरा समय बढ़ता है। चलिए 1 महीना अगर मैं निकाल दूं, क्योंकि हम प्रिपरेशन शुरू करने में भी बहुत समय लगा देते हैं ना, स्टार्ट भी हमारा कई बार देर होता है, तो अगर मैं मान लूं कि थोड़ा समय आप लेंगे 2-4-10 दिन का, हफ्ते भर का, तो हमारे पास मोटे मोटे तौर पर 6 महीने, 4 सब्जेक्ट आपके पास है। अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो आप इन्हें 1.5 महीने से मत डिवाइड करिएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तब बहुत बेहतर हो पाएगी जब आप एग्जामिनेशन के ठीक पहले का कम से कम ठीक पहले का मतलब है जब भी आपका पहला पेपर होगा। पहला पेपर आपका क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। जब भी आपका पहला पेपर होगा उसके 1 महीने कम से कम 30 दिनों के पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आखिर के जो 1 महीने हैं, जो अंतिम 1 महीने आपके पास होंगे, जो 30 दिन होंगे, उनमें आपका पूरा ये प्रयास होना चाहिए कि उसमें आप खूब सारे मॉक टेस्ट दें, खूब सारे एमसीक्यू सॉल्व करें। आखिर के जो 1 महीने हैं वो आपके पास मॉक टेस्ट के होने ही होने चाहिए। तो स्ट्रेटेजी की शुरुआत हो गई। सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए कि सिलेबस हमें समय रहते ही खत्म कर देना है सारे पेपर्स का, और ये तब हो पाएगा जब आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, जब आप समय रहते शुरू करेंगे। और आपको कम से कम इन सारे विषयों की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करूं, तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी तुलनात्मक रूप से थोड़े छोटे हैं अगर हम मॉड्यूल डी से तुलना करेंगे। सी भी बहुत बड़ा मॉड्यूल है, लेकिन डी मॉड्यूल बहुत बड़ा है और आपके एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। अब इसको 2 हिस्सों में अगर बांटे तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, और मॉड्यूल सी और डी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है। अब फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी की तुलना में तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी पर आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। मॉड्यूल डी पर आपको आराम से 30 से 40 दिन का समय लगेगा, मोटे मोटे तौर पर 1.5 महीने का समय आपको लग सकता है। तो अब जरूरी नहीं कि हर मॉड्यूल पर एक जैसा ही समय लगेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। जैसे जब आप पीपीवी में आएंगे तो मॉड्यूल डी जो है, जो आखिरी मॉड्यूल, उसमें 5 चैप्टर ही है, 5 यूनिट ही है, तो बहुत जल्दी आप समाप्त कर लेंगे। अब जब आप मॉड्यूल ए और बी की बात करेंगे तो तुलनात्मक रूप से बड़े मॉड्यूल हैं, ज्यादा यूनिट्स वहां पर हैं, तो आपको ज्यादा समय उसमें लग सकता है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे मॉड्यूल एक ही समय सीमा में समाप्त होंगे, आपको किसी पर ज्यादा समय देना पड़ सकता है। और कुछ मॉड्यूल तुलनात्मक रूप से एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको रुक के थोड़ी तैयारी करनी है, इत्मीनान से उस पर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि वहां से नंबर ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से ज्यादा रखे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट हर एक पेपर के लिए 1 महीना उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि देखिए इस बार का जो पेपर हुआ उसमें ये बिल्कुल तय हो गया कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत आवश्यक है। क्लियर है? डीप नॉलेज आपको ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन बेस्ड 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप कर ले, हो सकता है कुछ डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जाए, चूंकि आप बैंक में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप सुनते भी हैं, हो सकता है उस आधार पे आप क्वेश्चंस कर लें। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको बामुश्किल 10-15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ही मांग करते हैं, इसलिए आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये तब हो पाएगी जब आप हर एक सब्जेक्ट को सफिशिएंट टाइम देंगे, और वो टाइम आप तब दे पाएंगे जब आपकी प्रिपरेशन समय रहते शुरू हो जाएगी। आपको तो और भी पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो बाकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके जैसा समय आपके पास नहीं, क्योंकि वो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मोटिव ही है प्रिपरेशन करना। आपको बैंक का कामकाज भी देखना है, बहुत मुश्किल काम है बैंक का, मैं ये समझ पाता हूं, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, 100% कंसंट्रेशन की मांग होती है कामकाज के दौरान बैंक के पास, और इतना सारा कंसंट्रेशन जब आप बैंक में दे देते हो, इतनी सारी दिमागी कसरत जब आप बैंक से करके आते, तो घर पे आपको उतना सारा कंसंट्रेशन दोबारा देना, उतनी एकाग्रता देना, उतने मन से पढ़ाई करना, ये है तो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल। लेकिन मेरे बहुत सारे बैंक मित्र ऐसे जो करते हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई, बहुत सारे ऐसे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, गिनती बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे मैसेजेस मिलते रहते, बातचीत मेरी होती रहती, बहुत सारे ऐसे मेरे बैंक मित्र जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, लेकिन उन्होंने अर्ली स्टार्ट किया था। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी करना है, समय रहते आपको तैयारी शुरू करनी है, और वो समय अभी है। क्लियर है? अगर आज कल से आप शुरू करते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय, सफिशिएंट टाइम है। हर एक पेपर के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम 40 डेज देने ही देने चाहिए। क्लियर है? जैसे आपका, जब हम इसकी बात करेंगे, एएफएम की बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, जिनका बैकग्राउंड बीकॉम वगैरह का नहीं, कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं, उनके लिए यहाँ थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इसलिए इस पेपर पर उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार में आपके लिए क्यों क्लियर करना जरूरी, इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। देखिए, वन गो में आप क्लियर करने की कोशिश करिएगा, इस तभी आपको जो 45 नंबर और जो 50% वाला क्राइटेरिया, उसका लाभ मिल पाएगा। क्या है मुद्दा, ये बता दें। 4 पेपर आपके पास कुल होने, अगर आप इन्हें एक बार में क्लियर करते हैं तो ईच पेपर, हर पेपर में आपको 50 मार्क्स लाने जरूरी हैं,
और टोटल एग्रीगेट मार्क का जो आपका होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर किसी पेपर में आप 45 मार्क्स भी लाते हैं, 45 तो लाने ही लाने हैं, 45 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, क्लियर है। तो अगर किसी पेपर में आपके 45 रह जाते हैं और किसी पेपर में आपको 55 मिल जाता है, 60 के पास पहुंच जाते हैं और आपका 45% मार्क्स 45 मार्क्स है और एग्रीगेट अगर आप 50% से ऊपर चले जाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक बार में क्लियर नहीं कर पाते तो आपको हर एक पेपर में 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो आपको ये लाभ तब मिल पाता है जब आप एक बार में पेपर क्लियर करते हैं, क्लियर। तो अगर किसी पेपर में आपके किसी दो पेपर में आपके 45 भी रह जाते हैं, देखिए 45 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं और एग्रीगेट आपको लाना है 200 मार्क्स, है ना। तो अगर हम 4 पेपर की बात करें, 400 नंबर का पेपर है, तो 50% हमारे लिए कितना हो जाता है, 200 मार्क्स। तो 200 तो आपको लाने ही लाने हैं, क्लियर है। एग्रीगेट आपका 200 होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ रही। तो अगर मेरे दो पेपर में 45 हो जाते हैं और बाकी दो पेपर में अगर मुझे 55 मार्क्स मिल जाते हैं तो मेरे 200 नंबर हो जाते हैं। ये 45 मार्क्स वाला लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप एक बार में सारे पेपर क्लियर करेंगे। अब दो पेपर आपके इस अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हैं, दो पेपर आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हैं, तो आपको हर पेपर में फिर 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे ही, क्लियर। तो 45 से कम ला ही नहीं सकते आप, चाहे एक बार में करें चाहे दो बार में करें, क्लियर है। एक बार में कर रहे हैं तो वो 45 और 50 वाला लाभ आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको हर पेपर में 50 मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, ठीक है साहब। तो ये लाभ आपको तब मिल पाएगा जब आप एक बार में क्लियर करेंगे। तो हर पेपर के लिए अपने को क्या करना है, प्रत्येक पेपर के लिए हमें कम से कम 40 दिन का समय देना है और कोशिश ये करनी है कि हमारा जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है वो पहले पेपर के 30 दिन पहले पहले खत्म हो जाए। आखिरी 30 दिनों में हमारे पास इतना समय होना चाहिए कि हम इसको रिवाइज भी कर पाएं और मॉक टेस्ट खूब देना, क्योंकि उस दौरान फिर हम लोग आपके लिए मॉक टेस्ट खूब सारे लेके आएंगे, एमसीक्यूज पर लगातार क्लासेस चलेंगी, मैराथन क्लासेस आपके साथ होंगी। उसके लिए समय आपके पास होना चाहिए। आप मॉक टेस्ट लगातार देते रहे, उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। और समय ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपके पास होना चाहिए। अब लास्ट के एक महीने में आप जाके मॉक दे रहे हैं और वहां पर क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे, तो उस अंतिम के एक महीने में आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर आपका वो पेपर उस साल नहीं निकल पाएगा। ये तभी हो पाएगा जब आप पहले स्टार्ट करेंगे, समय से अपने सारे पेपर को समाप्त करेंगे और एक महीना आप बचा के रखेंगे लास्ट के मॉक टेस्ट देने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और खूब सारी मैराथन क्लास इन सब पे मेहनत करने के लिए। आखिरी टेस्ट देने के लिए भी आपके पास एक महीने का समय होना चाहिए। अब ये 4 पेपर आपको देखने, हर एक पेपर में आपको 4 मॉड्यूल मिलने वाले हैं। हर मॉड्यूल में नंबर ऑफ यूनिट्स फ्लक्चुएट करेंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन 4 मॉड्यूल होने। कोई निगेटिव मार्किंग इस बार के पेपर में नहीं है। 2024 में भी निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। निगेटिव मार्किंग ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो भी सकती है, इसलिए आपके लिए जरूरी कि आप जितनी जल्दी हो सके ये पेपर क्लियर कर ले, आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये 4 पेपर आपको मिलने वाले इस एग्जामिनेशन में। कोई इलेक्टिव पेपर नहीं होता है, यही 4 पेपर आपको देने हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 घंटे का समय आपको हर पेपर में मिलेगा, यानी 120 मिनट का समय मिलने वाला है और 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, क्लियर। तो सारे पेपर बराबर मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और सब पर आपको बराबर समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आपके होते हैं, है ना, एमसीक्यूज टाइप्स के पेपर आपके होंगे। ये 4 सब्जेक्ट आपको देने हैं, तो अर्ली स्टार्ट करिए। सबसे पहली सलाह आपको ये है। अब ये आपके जो 4 पेपर्स हैं उनमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं क्लियरली आप यहीं पर देख लीजिए। फर्स्ट पेपर आपका INIFS का होगा, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का होगा। तो हमारी टीम ने, PW ने इस बार इस पे बहुत अच्छा, सारे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इस पे भी हमारे पास बैंक मित्रों के जितने मैसेज आ रहे हैं बहुत प्रसन्न है इस बात को लेके कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, बहुत खुश हैं और इस बात से हम ज्यादा उत्साहित हैं कि हमारा प्रयास उनके लिए बहुत बेहतर रहा। तो सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। अब अगर आप यहां पर देखें तो ईच सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 मॉड्यूल, मॉड्यूल A, B, C एंड D। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी जो है आपका वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, जबकि मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी जो होगा आपका वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, क्लियर है। मॉड्यूल डी इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अगर मैं इन तीनों से तुलना करूंगा थोड़ा सा ये कठिन भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज्यादा यूज नहीं होते। ये सारे शब्द आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन मॉड्यूल में जो कुछ भी यूनिट्स दिए गए आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान भी उनको सुना पढ़ा होगा, और अगर बीकॉम या कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो विधिवत देखा होगा, क्लियर है। तो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर ये आपका मॉड्यूल 1 होगा, क्लियर है। तो कुल 45 आपको यूनिट्स देखने को मिलने वाली है, मॉड्यूल ए से लेके मॉड्यूल डी तक। दूसरा होगा आपका इंडियन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी होने वाले। तो ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड और इंडियन इकोनॉमी से। ऐसे ही आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में 4 मॉड्यूल मिलने वाले हैं, जिसमें से मॉड्यूल डी आपका थोड़ा, अगर हम इससे सबसे मिलाएं तो सबसे छोटा मॉड्यूल है, आप इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। देखिए
अमूमन क्या होता है जब एग्जामिनेशन बहुत करीब आता है तो मैं ये सलाह देता हूं कि जो मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है उस मॉड्यूल पर आप पहले प्रिपरेशन करिए। मैं अभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा। जब हम एग्जाम के बहुत करीब पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर किसी वजह से मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, अब आप मुझे बताइए एक महीने में क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर दूसरी तरीके से बात होगी। अभी आपके पास पर्याप्त समय है तो आप सीक्वेंस को फॉलो करें, मॉड्यूल ए से शुरू करें, मॉड्यूल डी तक जाएं। अभी कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी आपके पास बहुत अच्छी होगी, और अगर वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना, किसी नए तरीके का क्वेश्चन डिजाइन हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में अच्छा फील करेंगे, आंसर आप कर पाएंगे। जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस आपका पहला मॉड्यूल होगा दूसरे पेपर यानी पीपीपी के लिए। फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंकिंग टेक्नोलॉजी मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी के नाम से होगा। इथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्लियर है? अच्छा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, इसको आपको देखना है। एफएम में भी आपको 4 मॉड्यूल मिलने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस मॉड्यूल ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम आपका मॉड्यूल बी होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़े से न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल होगा आपके जीआईबी एग्जामिनेशन में, इस बात को आपको समझना है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी इस बार 2-3 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं, हर क्वेश्चन बराबर मार्क्स का नहीं होगा वहां पर, क्लियर है? जो केस स्टडी या न्यूमेरिकल होंगे उन पे आपको नंबर ज्यादा दिए जाते हैं, 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, तो कुछ शॉर्ट होते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इन पर आप तब बातचीत कर पाएंगे, जैसे केस स्टडी वगैरह पे क्वेश्चन तब आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होगी। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, समय रहते प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी है। आरबीडब्ल्यूएम, इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग, रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, ये आपका मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी होगा। सपोर्ट सर्विस, मार्केटिंग, बैंकिंग सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, ये आपका मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में 2024 में, क्लियर है? आप आईएबीएफ की साइट से जाके पूरा सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। उस पर अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुद्दा यह है कि आपको इन सब पे, अब अगर आप देखें तो हमारे पास अगर हम 40 दिन किसी एक पेपर को देते हैं तो हर एक यूनिट खत्म करने के लिए हमारे पास 10-10 दिन का समय है। कुछ यूनिट छोटी है तो आप उन्हें जल्दी भी समाप्त कर सकते हैं, जो बड़ी है उन पर आप उससे ज्यादा समय दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना होगा 40-50 मतलब 1.5 महीने का समय तो आप दे ही सकते हैं, अभी आराम से दे सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। तो आप इस पर अभी से समय दीजिए, और अपना जब भी आप स्टडी प्लान बनाएं तो स्टडी प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी ये पूरी प्रिपरेशन पहले पेपर के 1 महीने पहले पहले समाप्त हो जानी चाहिए। आपके पास रिवीजन का भी सही समय होना चाहिए, और मॉक टेस्ट वगैरह आपके पास जब आए तो आप उन्हें सॉल्व करें, उसके लिए भी आपके पास समय चाहिए। तो अभी देखिए, अब स्टडी प्लान में क्या होगा, अभी आपके पास इतना समय है ठीक ठाक कि अगर आप बैंक जाने के पहले 2 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, बैंक से आने के बाद 2-2.5 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज अगर 4-5 घंटे की पढ़ाई आराम से कर रहे हैं तो कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत इत्मीनान से तैयार हो जाएगा। अभी आप इतना इतना भी समय देंगे तो भी आपका हो जाएगा एग्जामिनेशन में। फिर हम थोड़ा इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमारे पास होती है तो फिर हम सीधे एमसीक्यू पर जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर नहीं होने वाली। तो ये आपका पूरा सिलेबस मिलने वाला है आपको, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हाल फिलहाल में अभी इसमें चेंज आया हुआ है, क्लियर है? कुछ मंत्राज में आपको बता दूं क्या आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत आवश्यक होने वाले हैं, क्या जरूरी होने वाली है। देखिए, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं। पहली बात तो आप अपना सिलेबस देख लें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक स्टडी प्लान तैयार करना है, ठीक है साहब? मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, मई जून में आपका एग्जामिनेशन है। आपका स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, आपका स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हर एक यूनिट को पर्याप्त समय दे पा रहे हैं। स्टडी प्लान जब आप बनाइएगा तो आपकी टेबल पर आईएबीएफ का सिलेबस रखा हो, पीछे मॉड्यूल सारे मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके टेबल पर आईएबीएफ का सिलेबस हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं फिर कर रहा हूं जरूर क्योंकि इस बार क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए हैं। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना, या दिक्कत होगी आपको। तो आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, हर एक मॉड्यूल पर, हर एक पेपर पर आपको मॉड्यूल वाइज स्टडी प्लान बनाना है। इस मॉड्यूल को हमें इतने दिनों में समाप्त कर लेना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे तो ही आपके ऊपर आगे किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होने वाला है, क्लियर है? अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर बर्डन बढ़ेगा और फिर आपके लिए वो चिंता का विषय बन जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम और अपने सिलेबस को जान लें कि आपका टोटल सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस को हाथ में रखे आपको प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी है। एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू हो जाइए। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जिनको आपने पहले से पढ़ रखा हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली हैं, तो आप उन्हें वहां से आप जो है ले सकते हैं और उस पर ज्यादा प्रयास कर सकते हो। तो आप जब सिलेबस देखेंगे तो ही आप बेहतर स्टडी प्लान कर सकते हैं। अच्छा स्टडी प्लान आप बनाइए अपना, आपके टेबल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। पहली चीज ये है। दूसरी है कि रेगुलर स्टडी करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, समय सफिशियंट है। इसलिए अगर हम बैंक से 2 घंटे पहले, बैंक से 2 घंटे बाद समय दे रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। रेगुलर स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, क्लियर है? सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी हमें करनी है। कई सारे चैनल्स, कई सारी चीजें जब हम गूगल से ढूंढते हैं तो हमें भ्रमित करती हैं। आपको परेशान नहीं होना, आपको
स्ट्रिक्टली अपना सिलेबस फॉलो करना है, क्योंकि आईआईबीएफ सिलेबस से बाहर से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, नहीं ऐसा देखा गया है। बिल्कुल इत्मीनान से आप अपने सिलेबस पर स्ट्रिक्ट रहिए, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करिए, समय दीजिए, सफिशिएंट टाइम आपके पास अभी है। सारे पेपर मैंने आपको पीछे दिखा दिए हैं कि क्या क्या मॉड्यूल आपको मिलने वाला है, कौन से मॉड्यूल में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो मैं आपको आईआईबीएफ का एक बार सिलेबस भी आपको दिखा दे रहा हूं, यहां मैंने आपके लिए सिलेबस रखा हुआ है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। पासिंग क्राइटेरिया, यहां पर देखिए पासिंग क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 50 मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, लेकिन कैंडिडेट को एटलीस्ट कितना सिक्योर करना है? 45 मार्क्स। अगर 45 मार्क्स सिक्योर कर रहा है तो उसे एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 200 नंबर होना चाहिए। अब अगर 4 सब्जेक्ट में एग्रीगेट 200 नंबर होना चाहिए, ये एक बार की बात हो रही है, तो इसका मतलब हर पेपर में 45 पाके तो 200 नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है कि कम से कम 2 पेपर में हमारे 55 तो होने ही होने चाहिए, और 2 पेपर में 45 होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये तब आपको इसका लाभ मिलेगा जब आप एक बार में अपना पेपर क्लियर करेंगे, अदरवाइज आपको हर पेपर पे 50 मार्क्स लाने ही लाने होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे देख लेते हैं। सिलेबस जो आपको दिखने वाला है, ये सिलेबस आपको आईआईबीएफ की साइट से मिल जाएगा, इसमें कोई जरूरत परेशान होने वाली बात नहीं है, और सिलेबस में अभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं, कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। नेक्स्ट मुझे जहां तक उम्मीद है अगला जो नोटिफिकेशन आपके लिए आएगा उसमें भी किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। खैर मैं अभी ये आपसे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि आईआईबीएफ इसमें परिवर्तन कर सकता है। ये आपका सिलेबस है। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका पेपर 1 होने वाला है। इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू है, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये बेसिक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आपके एनसीईआरटी वगैरह में जो आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा वहीं से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मॉड्यूल ए आपका बहुत बेसिक है। नीति आयोग पर बातचीत है, इकोनॉमिक प्लानिंग पर बातचीत है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, क्वार्टनरी सेक्टर क्या है, इन सब पे चर्चा की गई है। प्रायोरिटी सेक्टर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बने भी हैं। इस बार का जो पेपर अभी हुआ है नवंबर में, जो आपका उसमें अक्टूबर में जो 8 अक्टूबर को इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम का पेपर था, उसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि हर एक मॉड्यूल से लगभग हर यूनिट से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको यूनिट सारी कवर करनी है इस बार के एग्जाम में। मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपके साथ उस फाइंडिंग्स की भी बात करूंगा जो हमें मिली। तो हर एक यूनिट से पेपर को कवर करने की कोशिश की गई, एक एक सवाल पूछे गए। अब जैसे इंश्योरेंस, इस बार इंश्योरेंस जब आप मॉड्यूल डी में जाएंगे तो देखेंगे इंश्योरेंस से 3-4 बार क्वेश्चन, 3-4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हर एक शिफ्ट में पूछा गया। मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी पूछा गया है, आफ्टरनून वाले शिफ्ट में भी पूछा गया, इवनिंग का जो सब में 5-7 क्वेश्चन टोटल अगर मिला जाए तो इंश्योरेंस से अच्छे खासे क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्लियर है? तो हर एक यूनिट से क्वेश्चन कवर किया गया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो हर एक यूनिट से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, हर एक यूनिट को आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पर्याप्त समय देना, इत्मीनान से पढ़िए, बेहतर विद्यार्थी की तरह पढ़िए। क्लियर है? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई से भी क्वेश्चंस बना हुआ है। तो ये आपका मॉड्यूल ए होने वाला है। ग्लोबलाइजेशन, जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 पढ़ते हैं तो अलग से भी इकोनॉमिक रिफॉर्म है, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वहां से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इसके बाद दिया गया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें आप एफडीआई और एफपीआई ये सब पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत सरकार की कैसी रही, जो रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब आपको वो देखनी है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक थोड़ी जानकारी इसमें आपसे पूछी गई है। बहुत विशेष ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं है, सामान्य तरीके से आप भी जानते हैं सामान्य विद्यार्थी की तरह, तो वो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक होगा। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता है 17 गोल्स जो है यूएनओ ने तय किए, 2030 तक का टारगेट रखा गया। इस 17 गोल में से यहां से क्वेश्चन बने, एसडीजी से तो पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन बन गया था। तो इस तरह बाबू आप अपना सिलेबस वहां से देख सकते हैं। इस पूरे सिलेबस पर डिस्कशन अगर किया जाए तो अलग से एक पूरी क्लास बन जाएगी। हम लोग स्ट्रेटेजी पर बात करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पूरे सिलेबस को जाना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एक प्लान प्रिपेयर करना है, और उसी अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट रहना है, अपने सिलेबस स्टिक रहना है, स्ट्रिक्टली उसी सिलेबस को फॉलो करना है, उससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको रिवाइज करना है रेगुलरली। कैसे रिवाइज करना है मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। यूनिट आपको समाप्त, जैसे ही आपकी यूनिट समाप्त हो जाती है, मैकमिलन आपकी जो बुक है, हम भी आपके साथ ई बुक्स अब शेयर कर रहे हैं, उस पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और कई बार अगर आप एकाग्रता से पढ़ें तो पढ़ते पढ़ते भी आपको ये आइडिया हो जाता है कि इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। हम लोग जैसे, मैं अगर जब ऑनलाइन अपनी क्लासेस लेता हूं, जब मैं लाइव क्लासेस ले रहा होता हूं, तो मैं जब भी कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता हूं तो वहां ये मैं बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना, इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा, इस लाइन से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। इसको एक बार आप लोग देखिए इत्मीनान से। एक तो फायदा आपको क्या मिलेगा रेगुलरली रिवाइज करने से, कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपका कॉन्सेप्ट दोबारा आपको नहीं रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी बात, रिवाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे आपकी यूनिट खत्म हो रही है आप उसको रिवाइज करें,
फिर अपने लिए एक दिन तय कर ले कि आज हमने 10 यूनिट पढ़ी हुई है, आज के संडे में मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, बस मैं उस 10 यूनिट को रिवाइज करूंगा एक बार। दो तरीके हैं रिवाइज करने के, ताकि आपको एग्जामिनेशन के करीब आने पर बार बार रिवाइज ना करना पड़े। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े। उसके बाद क्या है सर, आपको मॉक टेस्ट लगातार देने हैं। मॉक टेस्ट आपको पीडब्ल्यू अवेलेबल कराएगा। मॉक टेस्ट आपको लिए बहुत जरूरी है, और मॉक टेस्ट जब भी दें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट में हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड के ही हम क्वेश्चंस बनाते हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। मॉक टेस्ट आपको देना है, आप मॉक टेस्ट बीच बीच में भी देते रहें, लेकिन कम से कम इतना समय आपके पास हो कि जब आपका एग्जामिनेशन बेहद करीब आ जाए तो आपके पास मॉक टेस्ट फुल लेंथ के होने चाहिए, जिन्हें आप मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन के पहले पहले दें। दूसरी बात क्या है, ये आप अपनी जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको आप एनालाइज करते चलें, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन चल रही कि नहीं चल रही है, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हो रही कि नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं सिर्फ आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपके लिए मंत्राज हैं, और अगर कोई और भी मित्र इसको देख रहा है तो आप अपने जीवन में इसको फॉलो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको आराम से सफलता मिल जाएगी, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब आप कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, कैसे ही तय सर समझ में आ गया, कैसे इसे प्रिपेयर करें। हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम हैं आपके साथ, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए जीआईबी का महापैक लॉन्च कर दिया गया है। महापैक का मतलब है पूरे 1 साल का आपको इसमें वैलिडिटी मिलने वाला है। जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हमारी चल रही हैं, पूरी सब विधिवत हम लोग उस पर पढ़ा रहे हैं, सारे मॉड्यूल सारे यूनिट को कवर किया जा रहा है, उसका एक्सेस आपको मिलेगा इसी एक सिंगल पैक में। जो भी मॉक टेस्ट आएंगे उसका एक्सेस आपको मिलेगा इस 1 साल के अंदर। हमने अगर कुछ और नया शुरू किया आपके साथ तो उसका भी एक्सेस आपको मिलने वाला है। डीपीपीस का एक्सेस आपको मिलेगा, क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही मोड में आप इस क्लासेस को देख सकते हैं। पूरी 1 साल की वैलिडिटी होगी, मतलब यदि आप इस महापैक को परचेज करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अलग से कुछ भी और कहीं से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको इसी एक मॉक टेस्ट में मिलेगा। लाइव क्लास नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास होंगी, नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, डीपीपीज आपके पास अवेलेबल होंगे, एमसीक्यूज बैच हम लोग लाते रहते हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे। ये सारी चीजें आपके पास आप वीडियो फॉर्म में आपके पास, वीडियो ऑडियो फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा। 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन होगा। महापैक नाम ही इसीलिए दिया गया है कि इसके बाद आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए जो प्राइस है वो 2699 की है, क्लियर है। तो बहुत लीस्ट प्राइस रखी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। आप हमारी वेबसाइट या हमारी पीडब्ल्यू ऐप दोनों से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपने पीडब्ल्यू ऐप पर जाके इसको परचेज कर रहे हैं तो वहां जीआईबी सीआईबी सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, सारे बैचेस आपको दिखने लगेंगे। जीआईबी महापैक आपको सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसा ही आपको हमारी वेबसाइट पर भी करना है। अब ये तो बात हो गई आपकी क्लासेस के लिए। अब जो आपके पास मार्केट में किताबें बिकती हैं बहुत बल्कि हैं, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसे जो पेजेस बढ़ाने के लिए लिखेंगे, उनकी आवश्यकता है नहीं। तो हमने उन सबको हटा दिया है। जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, और ऐसे फॉर्मेट में जो आपको इमीडिएट समझ में आ जाए, आपके लिए ई बुक्स को भी लॉन्च कर दिया गया है। आप इन ई बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। सारी ई बुक्स आपको सारे सब्जेक्ट में मिलेंगी, और बहुत ग्राफिकल मोड में न्यूमेरिकल्स को भी रखा गया, एमसीक्यूज को भी रखा गया है, सब कुछ इसमें रखा गया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद आवश्यक है। तो आप ई बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। और बढ़िया बात यह है कि अगर आप ये महापैक परचेज करते हैं तो आपको ई बुक्स ही अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो महापैक है, इसलिए उसमें सारी चीजें उपलब्ध है। क्लियर है। तो हम एक बार फिर से सारी बात को दोहरा लेते हैं कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में समय है। अर्ली प्रिपरेशन शुरू करिए, अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए, ताकि हर पेपर को 40 से 50 दिन आप दे पाएं। मॉड्यूल वाइज पढ़ें, क्योंकि अभी समय है आपके पास। सीक्वेंस को फॉलो करें ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। मॉड्यूल क्या है, कौन कौन से मॉड्यूल में क्या क्या चीजें हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसमें कहीं कोई समस्या अब आपको नहीं होने वाली है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने उस पर भी मैंने आपसे बातचीत कर ली है, और मैं आपके साथ बीच बीच में लगातार मिलता रहूंगा। आपकी प्रिपरेशन को जांचते रहेंगे हम लोग, मॉक टेस्ट से आप भी उसको जांचते रहें, क्या क्या और आप बीच बीच में कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके पास मैंने आपकी जानकारी तक पहुंचा दिया है। कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए हम आपके साथ बने हुए हैं। महापैक आपके साथ आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। अभी 25 अक्टूबर के पहले पहले भी अगर आप इसको लेते हैं 25 अक्टूबर, तो 10% ऑफ है 25 अक्टूबर तक के लिए। और ई बुक्स आपके लिए लॉन्च कर दी गई हैं। आपको बुक्स भी कहीं से और अलग से फिजिकल फॉर्म में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये बहुत सफिशिएंट होगी, इससे पेपर आपका क्लियर होगा बहुत इत्मीनान से, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रखी गई, और जैसा फॉर्मेट आपके एग्जामिनेशन को, उस फॉर्मेट को इसमें फॉलो किया गया। क्लियर, जो हमारी फाइंडिंग्स इस बार के एग्जामिनेशन की उसको भी शामिल किया गया, और महापैक तो आपके लिए लॉन्च कर दिया गया। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इत्मीनान से पढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए,
पेपर एक बार में क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों ने क्लियर किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं। आप जाके उसे हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं, उसकी टेस्टिमोनी वहां पर रखी गई है। आप इत्मीनान से परचेज करें, इसे शुरू करें तैयारी, और आपको जहां कहीं दिक्कत होगी पीडब्ल्यू आपके साथ लगातार बना रहेगा। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।